पोजीशन वेक्टर, समझिएगा पोजीशन वेक्टर होता क्या है, पहले एक छोटा सा प्यारा सा डेफिनेशन एक लाइन का वो लिख लीजिए। एनी वेक्टर रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। एनी वेक्टर रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ये बात समझ रहे हैं? एनी वेक्टर रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। कोई भी वेक्टर है ना बच्चों, है ना, जैसे कि मान के चल लेते हैं यहां पे हमारा यह कोई ए पॉइंट है, राइट है, और यह बी पॉइंट है, ठीक है। यह ओरिजिन से रिप्रेजेंट जो होगा, ओरिजिन से डायरेक्टेड होगा, है ना। ये ए भी कोई वेक्टर होगा हमारा, ए से बी की ओर कोई ए भी वेक्टर होगा, ठीक है। लेकिन यह ओरिजिन से अगर ए को मिलाएंगे और ओ से ए की ओर जाएंगे तो ये भी एक वेक्टर होगा, है ना। तो ए जो होगा वो आपको इस प्रकार से मान के चल लेते हैं x1, y1, z1 आपको पॉइंट दिया हुआ हो, ठीक है। और बी पॉइंट जो है वो आपका x2, y2 और z2 कोई पॉइंट अगर दिया हुआ हो, ठीक है। तो यह ओरिजिन से कोई ना कोई वेक्टर बनाएगा, तो इसको हम लोग स्मॉल ए वेक्टर कह देंगे या फिर बच्चों ओए वेक्टर कहेंगे, ठीक है, ओए वेक्टर। और इसको हम लोग कहेंगे ओरिजिन से जो ये जा रहा होगा इसको हम लोग ओबी वेक्टर कहते हैं। तो इसी को हम लोग ओए वेक्टर को हम लोग पोजीशन वेक्टर कहते हैं, है ना। जैसे कि हम आपको बोले थे कि अगर आपको ए बी वेक्टर निकालना है, समझना ए बी वेक्टर निकालना है, तो पिछले दिन ये बात का यूज कर चुके हैं कि कैसे भाई, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर, है ना, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। अब आपके मन में सवाल आएगा कि भाई पोजीशन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर क्यों करते हैं, है ना। तो ये अभी थोड़ी देर बाद जरूर समझ में आएगा जब आप ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन समझोगे, ठीक है। तो भाई पोजीशन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर, तो ये हो गया आपका बी का पोजीशन वेक्टर, ठीक है। जिसको अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखना होता तो हम पहले यहां पे दिखा देते हैं कि भाई देखो ओए वेक्टर जो है वो आपका एक्स आई कैप, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, और ओबी बच्चों जो है हमारा ओबी वेक्टर वो है आपका x2 आई कैप, y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। ये हमारा ओए ओबी वेक्टर है, लेकिन अपने को निकालना है ए बी वेक्टर। तो वही पोजीशन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। अब समझिएगा जरा भाई, बी वेक्टर हमारा हो गया x2 आई कैप प्लस, ये बता चुके हैं हम आपको, y2 जे कैप प्लस z2 के कैप, माइनस करना है अपने को x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। अब घटाने के बाद याद रखिएगा i वाला i वाले के साथ घटता जुटता है, j वाला j के साथ और k वाला k के साथ। ये सब करा चुके हैं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 आई कैप, राइट है बच्चों। और इसको लिख सकते हैं y2 माइनस y1 जे कैप, और इसको फिर z2 माइनस z1 के कैप, राइट है। तो ये हो गया, आपको इस प्रकार से कोई भी पॉइंट देगा, है ना, तो आपको ए बी वेक्टर निकालना होगा, तो ये समझिएगा। और ओ ए वेक्टर निकालना होगा तो जस्ट वो पॉइंट, क्योंकि इस समय भी वही हो रहा है, x2 माइनस x1, x2 माइनस 0, समझ में आ रहा है, x1 माइनस 0, y1 माइनस 0, क्योंकि ओरिजिन तो 0,0,0 होता है, हाँ या ना। तो इसीलिए घटने के बाद हम लोग डायरेक्ट इसको x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप बोल रहे हैं। इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट बात है। जल्दी जल्दी फास्ट पेन चलाइए, घर पे दोबारा जाके सभी चीज़ों को रिवाइज जरूर करना है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप अपना नोट कॉपी फेयर कॉपी जरूर बना लेना, है ना। मैथ्स में कहोगे सर मैथ्स का फेयर, जी हाँ, जो क्लास में पढ़ा रहे हैं वो आपको उसको बच्चों उसको बहुत डिसाइड करने के बाद, बहुत सोच विचार के बाद सोचा जाता है कि चलो ये बच्चों को पढ़ाया जाएगा, इसको कॉपी में डालाना है ना। आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसको आप करते रहिए, कहीं से भी उसका फेयर का भी मत बनाइए, लेकिन जो आप लेक्चर पढ़ रहे हैं, है ना, उसको आप जरूर सिस्टमेटिक वे में थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ करके लिखिए, और दोबारा से किताब पढ़ करके उसमें कुछ कुछ चीज एंट्री कीजिए कि आपने पहले तो ये सीखा पहली बार जब सुना, और दूसरी बार जब किताब पढ़ा, है ना, तब उसमें क्या क्या आपको नया मिला।
जिसको आपको मन हो तो ऐड कर लो उस कॉपी में। और ये तो हो गया पहले मेन काम, और एक और काम जो बाद में और इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपको शॉर्ट नोट बनाना। अपने कॉपी का एक छोटा सा कॉपी बनाना जिसमें सभी, इसमें तो सभी सवाल वगैरह को हम लोग सवाल वगैरह को रखे हुए हैं, वहां पे केवल आप छोटे छोटे फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इन सभी चीजों को रखना है और बार बार पलट पलट के रिवाइज करना है। जब भी सवाल बनाने बैठेंगे नहीं बनेगा, उस कॉपी को पलटेंगे, जरूर कुछ ना कुछ नया चीज सीखने को मिलेगा। फिर नहीं बने फिर पलटेंगे, और नहीं बने तो कोशिश करते रहेंगे, बनेगा ही। चलिए अगले टॉपिक पे हम लोग बढ़ते हैं, इसको मिटा दें, समझ गए, मिटा दें। चलो, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। बच्चों वेक्टर में एक खास प्रकार के रूल को फॉलो करना होता है ऐड होने के लिए, है ना, और मल्टीप्लाई में तो गजब हो जाता है, और डिवाइड का तो बात ही मत कीजिए, है ना। तो वेक्टर में ऐसे नॉर्मली अपन डिवाइड, नॉर्मली ऐड नहीं होता है, वो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। तो टाइटल डाल लीजिए, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। समझिएगा पहले खास बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात क्या, आपको समझना क्या है, क्या होता है ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। सुन चुके होंगे, बहुत बार पढ़ भी चुके होंगे। मान के चल लेते हैं ये हम लोगों का कोई ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ये कोई ए बी वेक्टर है। ए बी वेक्टर ऐसे जैसे एरो लगा दिए ए बी वेक्टर, और ये हम लोगों का कोई बी सी वेक्टर है, ये हम लोगों का कोई बी सी वेक्टर है। आइए इसको, इस ए बी वेक्टर को स्मॉल ए वेक्टर भी मान ले, और इस बी सी वेक्टर को स्मॉल बी वेक्टर मान लेते हैं, समझ रहे हैं। तो अगर इस वेक्टर का डायरेक्शन इधर और फिर इस वेक्टर का डायरेक्शन इधर, और एक तीसरा वेक्टर जो इसको इससे मिलवाओगे आप, है ना, और अगर इसका डायरेक्शन बदल गया, देख रहे हैं उल्टा हो गया, ऐसे जा रहे थे ऐसे जा रहे थे, तो ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, है ना। तो इस अगर डायरेक्शन को आप बदल दिए तो बच्चों ये अगर ए वेक्टर है और बी वेक्टर है और इसका डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये वाला वेक्टर हो जाता है आपका ए प्लस बी वेक्टर। समझ रहे बात, ट्रायंगल ऑफ एडिशन, है ना। तो इंपॉर्टेंट बात आपको यही करना है। उसी प्रकार से आप ट्रायंगल में भी देख सकते हो कि अच्छा सर ये ए बी वेक्टर है ना, ए बी वेक्टर, आज ए बी लिख दिए। पहले बात तो आप ये समझ रहे हो कि ए बी वेक्टर है और ये वाला अपना बी सी वेक्टर है, इज इक्वल टू ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू अपना ए सी वेक्टर होगा, ठीक है। अब एक बात और अगर ध्यान से देखा जाए तो हम क्या कर रहे हैं, इस ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर और इस ए सी वेक्टर को इधर ला रहे हैं, तो माइनस का ए सी वेक्टर, ये आपका निगेटिव वेक्टर हो गया। निगेटिव वेक्टर का मतलब आप समझते हो, ए सी वेक्टर यानी ए से सी की ओर जा रहे हैं, है ना, ए से सी की ओर जा रहे हैं। और अगर बच्चों हम लोग सी से ए की ओर आएंगे तो ये माइनस को प्लस बना देंगे, समझ रहे हैं ना, डायरेक्शन उल्टा हो जाता है निगेटिव वेक्टर का। तो ये हो गया हमारा ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर। बड़ा काम का चीज है ये सब, हम आपको बोले है ना मॉडर्न मैकेनिक्स वगैरह में लगता है। अब देखिए खास बात, जहां से शुरू किए चलना वहीं पे एंड कर दिए और रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो गया। आप लोग ऐसा कभी किए होंगे, F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट 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 Fn इज इक्वल टू जीरो, ऐसा कभी मिला है? नहीं मिला है आप लोगों को। चलो हम एग्जांपल दिखाते हैं। जो बच्चों इंजन होता है, जो भी मोटरसाइकिल वगैरह का इंजन होता है, उसमें क्या होता है ना, एक इंजन में एक छोटा सा जो चीज है वो उस पर चोट लगाता है, वो उस पर लगाता है, फिर ऐसे करके घूमता है ना। तो अब अगर वो ऐसा लगाता है और उसका जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो जीरो हो जाता है, क्योंकि जैसे ही वो उस पर, क्योंकि अगर वो चीज अगर नहीं होता, अगर वो उस पर फोर्स नहीं लगाता, वो उस पर फोर्स नहीं लगाता, वो उस पर फोर्स नहीं लगाता, तो वो जो इतना ज्यादा आवाज करता ना, जो पुराने जमाना का बाइक वगैरह में होता था, राजदूत वगैरह टाइप में, है ना, इतना आवाज करता या इतना वाइब्रेट करता है ना कि आप चला ही नहीं सकते थे। इसीलिए हम लोग अपने से मशीन को, इंजन को नहीं बना सकते हाथ से, पूरा मैकेनिक समझ सकते हैं, बना नहीं सकते। बनाने के लिए क्या करना होगा, उसका सभी रिजल्टेंट फोर्स, मतलब ऐसे पहले वाले पे कुछ फोर्स लगा होगा, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं देखो, F1 है ना, दूसरे वाले पे फोर्स लगा होगा F2, तीसरे वाले पे फोर्स लगा होगा F3, और ऐसे करते 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 Fn फोर्स लगा होगा, और इन सभी को जोड़ करके जीरो बनाना होगा, तभी वो वाइब्रेट नहीं करेगा और फोर्स भी लगेगा और वो व्हील भी नाचेगा। समझ रहे बात, है ना।
तो ये हो जाता है आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ध्यान से समझिएगा, आपको ये समझना है कि ए वेक्टर बी वेक्टर डायरेक्शन इधर इधर, डायरेक्शन अगर इधर बदल गया आपका तो ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया ए प्लस बी वेक्टर। देखिए तो अपने को ए प्लस बी वेक्टर, हाँ बोलो, डायरेक्शन नहीं बदलेगा तो ये पूरा जीरो है ना। हम ए प्लस बी का मतलब आपको समझा रहे हैं कि ए प्लस बी वेक्टर का मतलब क्या होता है। ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, तो ये ए प्लस बी वेक्टर, ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन हो गया। अच्छा, अगर ये बच्चों ए प्लस बी हो गया तो आइए जरा समझते हैं कि ए माइनस बी क्या होगा, है ना। तो आपको हम अभी बताए हैं कि ये अगर हमारा इस ओर जा रहे हैं, इस ओर जा रहे हैं, इसका डायरेक्शन अगर इस तरफ है तो ये बी वेक्टर है, और इसको अगर इस तरफ ले जाए डायरेक्शन अपोजिट कर दें तो ये हम लोगों का माइनस बी वेक्टर हो जाएगा, सेम मैग्नीट्यूड, समझ रहे हैं, बस डायरेक्शन अपोजिट कर दिए तो ये हमारा माइनस बी वेक्टर हो जाएगा, और इसका डायरेक्शन इस तरफ। तो अब ध्यान से देखिएगा, ये ए वेक्टर है और इसके इसी की ओर ये माइनस बी वेक्टर जा रहा है, तो आप बता सकते हो कि ए माइनस बी वेक्टर कौन होगा, ए माइनस बी वेक्टर कौन होगा, ये वाला होगा ना। इसका डायरेक्शन सोचो, इसका डायरेक्शन, इसका नाम अगर हम डी कर दें, इसका डायरेक्शन बच्चों ए टू डी या डी टू ए, डी ए टू डी, ए से डी की ओर जाएं या डी से ए की ओर जाएं, डी से ए जाएंगे तो डायरेक्शन सेम, तो फिर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन फेल। ये इसका डायरेक्शन ऐसे, इसका डायरेक्शन ऐसे, तो इसका डायरेक्शन ए टू डी होगा। तो आपको हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो वेक्टर बना है हम लोगों का, ये वेक्टर, दिस वेक्टर इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अगर ये आपका ए वेक्टर है किसी ट्रायंगल का और ये बी वेक्टर है तो इधर वाला ए प्लस बी बन जाएगा, और थोड़ा पीछे आएंगे तो माइनस बी वेक्टर, तो ये वाला जो हो जाएगा हम लोगों का ए माइनस बी वेक्टर। इसी प्रकार से बच्चों पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन भी है, आइए वो भी देख लेते हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, लिखा पढ़ी का काम कर लेंगे, अभी समझने का काम कर लो, है ना। लिखा पढ़ी वाला बुक वगैरह में भी देख सकते हो। इसको मिटा देते हैं पहले, अब ट्रायंगल मिटा दें, नोट कर लो, कर लो, आराम से कर लो, अभी सक्षम नहीं नोट किया था। हो गया, आइए लिखिएगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। समझना ये इसमें तुम लोगों से पूछेंगे, इसलिए दिमाग खोल के, है ना, कि ए वेक्टर अगर हमारा कुछ है तो ए प्लस बी क्या होगा, राइट है। तो अब अपन टाइटल डाल लीजिए, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। समझिएगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। मान के चल लेते हैं हम लोगों के पास कुछ इस प्रकार का बच्चों एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम समझते हो, है ना। ये हमारा अगर ए वेक्टर है, राइट है, पॉइंट का नाम दे देते ताकि आपसे हम पूछें तो आप बताओ। ये अगर हमारा ए वेक्टर है और ये अगर हमारा बी वेक्टर है, राइट है बच्चों, तो ए प्लस बी वेक्टर बता सकते हैं कौन होगा, ए सी। बिल्कुल सही जवाब। कोई बच्चा अगर सी ए बोलता तो गलत बोलता या नहीं बोलता, बोलो। अगर कोई बच्चा सी ए बोलता तो वो अब गलत होता, 9th 10th तक सही होता, लेकिन अब सेंस आ गया, एक डायरेक्शन का सेंस, किधर जाना है ना, तो ए टू सी ही जाना है। तो बच्चों ये जो ब्लू वाला लाइन हो गया ये ए प्लस बी वेक्टर हो गया, मानते हो, लिख लो, फिगर बना लो, ठीक है। अब जरा समझिएगा, सही है ना, ये इसका डायरेक्शन ऐसे, इसका डायरेक्शन ऐसे, तो इसका डायरेक्शन ए टू सी होना चाहिए, लेकिन डायरेक्शन बदल दिया तो इसीलिए ये दोनों का ये सम हो गया, ए प्लस बी वेक्टर हो गया, ठीक है। अच्छा,
अब आपको पैरेललोग्राम में पता है कि अगर ये ए वेक्टर है तो ये भी ए वेक्टर होता है, क्योंकि दोनों का आमने सामने का साइड बराबर होता है, और ये भी आपका बी वेक्टर होता है, राइट है। तो इधर से भी देख सकते हैं बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू बी प्लस ए वेक्टर, यानी आपको समझ में आया, ओ माय गॉड, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। हाँ होता है, होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसको मिटा दो, ये होता है यहाँ पे, ठीक है, ये बात समझ गए। अब a माइनस बी वैक्टर सोचना है बच्चों, a माइनस बी वैक्टर, यानी कि अब खास बात समझिए कि अगर कोई पैरेललोग्राम का a वेक्टर और b वेक्टर आपको दिया हुआ है तो उसका एक डायगोनल a प्लस बी वेक्टर होता है, डायगोनल है ना, एक डायगोनल a प्लस बी होता है। तो आपको बच्चों थोड़ा सा मेहनत करना है और बताना है कि दूसरा डायगोनल ना बच्चों a माइनस बी वेक्टर होता है, बस आपको थोड़ा सा देख लेना है, ट्राई करके देख लीजिए कि ये जो वेक्टर, ये अब b टू d है या d टू b है ये हम नहीं बताएंगे अभी। आप बताइए ये a प्लस बी वेक्टर है तो ये वाला a माइनस बी वेक्टर होगा, चेक करके देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम मदद कर देंगे, नहीं होगा आपसे तो लॉ भी लिख लीजिए पहले, इफ एडजेसेंट साइड, फिगर बनाने के साथ ही फिगर बना लीजिए, उसके बाद लिखिए इफ एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, इफ एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट बाय वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, रिप्रेजेंट बाय वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, vector A and vector B, then diagonal of parallelogram represent their vector sum, represent their vector sum। अब बच्चों A माइनस बी वेक्टर की तलाश खत्म हुई, करो जल्दी जल्दी करो, a माइनस बी वैक्टर सोचो क्या होगा, जी हाँ कैसे होगा हम आपको ये बता दिए, दिस इज a वेक्टर, दिस इज b वेक्टर, देन दिस इज a प्लस बी वेक्टर, है ना। तो ये ब्लैक वाला जो लाइन है दिस इज a माइनस बी वेक्टर, आपको बस प्रूफ करके देखना है कैसे सर, क्योंकि अभी ट्रायंगल में हम a प्लस बी वेक्टर आपको दिखाएं, a माइनस बी वेक्टर भी दिखाएं, तो आप इसमें a माइनस बी वेक्टर देखने का कोशिश करो, बताओ दिखा, बी डी वेक्टर या डी बी वेक्टर, बी डी या डी बी बच्चों, चलिए देखिए सबसे पहले ये BC अपना बी वेक्टर है, इसको सेम मैग्नीट्यूड से नीचे उतार लेते हैं, और ये हो गया बच्चों हम लोगों का माइनस बी वेक्टर, अगर डायरेक्शन इस तरफ करते हैं तो इस वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे, इस वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे, तो अगर हम लोग इस पॉइंट का नाम कुछ कर देते हैं F, और अगर बच्चों हम लोग इसको इससे मिलाएंगे, है ना, इसको इससे मिलाएंगे तो ये हमारा a वेक्टर और ये हमारा माइनस बी वेक्टर, है ना, इसका डायरेक्शन ऐसे, इसका डायरेक्शन ऐसे, तो इसका डायरेक्शन ऐसे करना होगा, समझना। तभी तो बच्चों इस वेक्टर को हम लोग बोल पाएंगे दिस इज a वेक्टर प्लस बी वेक्टर, लिखे माइनस लेकिन बोले प्लस, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन यहां भी लगा, है ना। तो ये वाला माइनस है सर, इसीलिए यहां माइनस लग गया, अच्छा लिख देते हैं ना, कॉपी पे रहेगा आपके सामने, जी हाँ। अब आपको समझ में आया, ओके सर, यानी कि दिस इज सर a माइनस बी वेक्टर। अब आपको पता होना चाहिए, बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि ये AF ना बच्चों ये BD के पैरेलल होगा, है ना। तो अगर ये a माइनस बी वेक्टर है तो ये भी आपका a माइनस बी वेक्टर होगा, डायरेक्शन देखिए D टू B, दिस वेक्टर इज बच्चों a माइनस बी वेक्टर,
सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको आज से अपने जीवन में हमेशा याद रखना है ना, जीवन भर हाथ से रहिए इसे, कि अगर कोई पैरेललोग्राम निकल के आया ए बी, अगर वेक्टर दिया तो एक डायगोनल, ये लंबा वाला डायगोनल ना, जो बड़ा डायगोनल, वह आपका ऑब्वियस सी बात है जो बड़ा होगा वह ए प्लस बी होगा, है ना, और जो छोटा होगा, छोटा ये सिकुड़ गया है, ये ए माइनस बी वेक्टर, राइट है। अब ये हो गया आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। बराबर अगर हो गया पैरेलल होगा तो बिल्कुल, ये फ्री वेक्टर था, उठा के यहां रख दिए, है ना, मैग्नीट्यूड सेम था। चलिए आइए एक और छोटी बात, पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन, वो भी कर लेते हैं। पॉलीगॉन, ये ट्रायंगल हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, उसके बाद कोई मान के चलिए कुछ और आ जाता, समझिए ये खत्म करते हैं, उसके बाद आप जरा ये भी लिख लीजिए, पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन। जी हाँ, बताना भाई, तुम ही से पूछेंगे, तुम ही लोगों से, अगर हम लोगों का कोई इस प्रकार से पॉलीगॉन है, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, ये डी वेक्टर, है ना बच्चों, और ये अगर हमारा इसका डायरेक्शन अगर ऐसे हो गया, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर और ये डी वेक्टर, और इसका डायरेक्शन ये हो गया, तो आप बता सकते हो ये कौन सा वेक्टर? बोलो। वेरी गुड, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, अकेला सब पे भारी, समझ गए? हाँ हाँ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, और डायरेक्शन बदल लिया, तो ये जो वेक्टर होगा, मान के चलिए जो भी एक्स वाई है ना, वो हो जाएगा आपका इन सभी वेक्टर का सम, है ना। अब यही चीज हम आपको बताना चाह रहे थे, आइए ना एक पॉइंट दे देते, ए बी सी डी, है ना, ई एफ, ई का तक केवल, राइट है बच्चों। तो इसको आप लिख सकते हो कैसे, ए बी वेक्टर, फिगर क्लोज्ड है, फिगर क्लोज्ड है, ये कैसे पता चलेगा, है ना, तो ये आपको वेक्टर से ही पता चलेगा। देखिए, इसको ए बी वेक्टर लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, बी सी वेक्टर, इसको क्या लिख सकते हैं, सी डी वेक्टर, और इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, ई डी वेक्टर, डी ई वेक्टर, बिल्कुल डी ई वेक्टर इज इक्वल टू, समझिएगा, इन सभी वेक्टर का जोड़ बराबर ए वेक्टर, राइट है। अब क्या करते हैं, सिंपल सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके ए को एलएचएस में लाते हैं, ठीक है। देखिए, ए बी वेक्टर प्लस, जहां पे खत्म हुआ ये, अगला वहीं से शुरू हुआ, देखिए बी सी वेक्टर, बी पॉइंट देखिए, और उसके बाद फिर जहां पे सी खत्म हुआ, सी डी वेक्टर, फिर बच्चों डी ई वेक्टर, और इसको माइनस है, सिंपल मैथ्स, ए ई वेक्टर पहले लिख लेते हैं, सिंपल एक एक लाइन। तो अब देखिए, ये जहां पे खत्म हुआ, ये जहां पे खत्म हुआ अगला वहीं से शुरू हुआ, ये जहां पे खत्म हुआ अगला वहीं से शुरू हुआ, बट अभी यहां ऐसा कुछ नहीं है ना। लेकिन बच्चों यह माइनस ए वेक्टर है, तो अगर माइनस है, नेगेटिव वेक्टर है, तो अगर हम लोग इसको प्लस लगा देंगे तो हम लोग ई ए वेक्टर बोल सकते हैं। तो इसको फाइनली ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी ई वेक्टर प्लस ई ए वेक्टर, बिल्कुल। और सबसे खास बात, जहां से कहानी शुरू हुआ वहीं पे खत्म हो गया, तो कह सकते हैं दिस फिगर आर क्लोज्ड, है ना। अगला लिखिए, नोट हो गया, फटाफट नोट कर लो।
डन। आइए, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इन 2D, सबसे पहले कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इन 2D। बच्चों हम आपको 2D समझाएंगे, आप 3D में खुद इमेजिन कर लोगे, राइट है। तो आइए टाइटल लिखिएगा, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इन 2D। पहले 2D समझो, क्योंकि ये ना तुम्हारे बचपन का चीज है, 2D ज्योमेट्री आप पढ़ चुके हो, है ना। तो कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर 2D समझिएगा क्या होता है, राइट है। पहले आप बना लीजिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, है ना, ये अपना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला चीज। आपको पता है कि ये जरूरी नहीं है हमेशा कि आप इसको एक्स एक्सिस ही मानो, ये आपके मानने की बात है, और आप इतने बार मान चुके हो कि आपको लगता है यही एक्स एक्सिस है ना, और ये वाई एक्सिस है, मानने की मर्जी है, ठीक है। तो अगर बच्चों 2D है तो दो ही पॉइंट दिखाएंगे, x, y। अगर हम लोगों का यहां पे कोई पॉइंट P है x, y, समझिएगा, तो आप में से हर एक, और ये ओरिजिन एकदम गारंटेड ओरिजिन लिख दिए हैं, ठीक है। और ये पॉइंट हम लोगों का P, क्यों इस पॉइंट का नाम अगर बच्चों P दे दिए हम, तो आपको इसमें जरा भी दिक्कत नहीं होगा, है ना, कि ये सर एक अगर हमारा OP लाइन है और बस थोड़ा सा इतना ही करेंगे, वेक्टर लगा देंगे, मतलब O से B की ओर जा रहे हैं, तकलीफ नहीं है, O से B की ओर जा रहे हैं, और आपको पता है कि ये वाला जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक वाला, इसका नाम M कर देते हैं, ठीक है, और इसका नाम बच्चों N कर देते हैं। तो यहां से यहां तक का जो दूरी है वो क्या है बच्चों, आपका x, और यहां से यहां तक का जो दूरी है वो क्या है आपको। अब देखिए जरा, OM इज इक्वल टू है आपको x, ठीक है, ON इज इक्वल टू है आपको y। अब x एक्सिस के एलोंग अभी तक यहां तक देखोगे तो ये OM का मैग्नीट्यूड है, इसमें डायरेक्शन लगाओ सर, है ना। तो हम लोग हमेशा x एक्सिस के कंपोनेंट को बच्चों आई कैप, एक यूनिट वेक्टर है आई कैप, x एक्सिस के एलोंग अगर हम लोगों को लेना है तो हम लोग आई कैप लगा देते हैं, और y एक्सिस के एलोंग j कैप, और z एक्सिस इधर होगा k कैप, ठीक है। तो ये बात पहले लिख लीजिएगा, लेट, और जैसे वही बात, जैसे आप इसको x एक्सिस इसको y एक्सिस मानते हो ना, वैसे ही हम लोग i j k x y z को मानना शुरू कर दिए और मानते ही रह गए, ना बदलने दिए किसी को, है ना। लिखिएगा, लेट i एंड j, दो वेक्टर अपने पास, लेट i एंड j, क्योंकि x है और y है केवल, लेट i एंड j बी द यूनिट वेक्टर along, be the unit vector along let I and I cap, राइट है बच्चों। आई कैप, ये भी नया खोज है, आई कैप, बहुत पुराने बुक में आपको आई कैप नहीं मिलता होगा, क्योंकि उस समय हाँ आई वेक्टर मिलता था, क्योंकि उस समय के जो मशीन वगैरह थे ना, वो इस प्रकार के चीजों को नहीं टाइप कर पाते थे, है ना। अब मॉडर्न में आपको आई कैप, बहुत बच्चा कहेगा सर ऐसे लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, सेम चीज है। ऐसे लिखा हुआ है तो आपके लिए आसान है, ओ माय गॉड, आई कैप, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, यूनिट वेक्टर है, मॉड आई कैप इज इक्वल टू 1। लेकिन अगर ऐसे लिखा हुआ है तो आप नहीं कह सकते हो, खुला नहीं ऐसे मार्केट में चल करके, ठीक है। आई के बारे में आप जानते हो, ए वेक्टर अगर ऐसे आपको लिखा हुआ है, बताओ मॉड कितना, नहीं पता। अगर ए कैप लिखा हुआ है, बताओ मॉड कितना, तो 1 सर, समझ गया ना। तो इसीलिए पक्का हो गया, लेट आई कैप एंड जे कैप be the unit vector along x and y axis respectively, x and y axis respectively, राइट है बच्चों।
आई कैप एंड जे कैप, देखिए हमने एज्यूम आपको करा दिया आई कैप और जे कैप को, है ना, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के एलोंग उसका यूनिट वेक्टर आपको मिल गया। यानी कि कभी भी अगर आपको एक्स एक्सिस पे अगर कोई मैग्नीट्यूड होगा और उसको वेक्टर बदलना होगा तो अगर 5 हो तो 5 आई कैप लगा देना, 10 हो तो 10 आई कैप लगा देना, अगर एक्स एक्सिस के एलोंग चल रहे हैं तो। अब समझिएगा, अब बच्चों अपने को OM मिल गया, ON मिल गया। अब हम जानना चाहते हैं OM वेक्टर, बड़ा ही आसान बात, एकदम बेसिक, इससे बेसिक कुछ नहीं। OM वेक्टर तो ओके सर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस x और वेक्टर है तो यह x एक्सिस के अलोंग आप ही बोले I मान लो, तो x I कैप, राइट है। अब ON वेक्टर, ON वेक्टर तो ON वेक्टर सर, ON वेक्टर ये है बच्चों ON वेक्टर, समझना पहले, ON वेक्टर ये है, इसी के पैरेलल इसको यहां शिफ्ट कर ली। ON वेक्टर इज इक्वल टू PM वेक्टर, MP वेक्टर, पहली बात सर MP वेक्टर, और ये है आपका YJ कैप, YJ कैप। अब आपको क्या दिख रहा है बच्चों, ट्रायंगल OMP, ये आपका इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, तो इसका डायरेक्शन उल्टा, तो आप ये समझ गए सर OP वेक्टर, बड़े बड़े शब्दों में आप समझे क्या, OP वेक्टर इज इक्वल टू XI कैप प्लस YJ कैप। अब आप एक और बात सुनिए मेरा, तो अब जो अभी तक जो हम आपको 2 दिनों से करा रहे थे कि देखो बच्चों यहाँ पे पॉइंट 2,1 है और इसको मिला दिए और इस वेक्टर का नाम R वेक्टर कर दिए, तो R वेक्टर इज इक्वल टू 2I कैप प्लस 1J कैप क्यों हुआ पता चला, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से, है ना। अब ये आपको 2D में समझाना इजी था, 3D में बच्चों क्या होगा, एक और ऐसे करके अपना Z एक्सिस निकल जाएगा। उस समय पॉइंट बोर्ड पे नहीं होके यहां होगा, उस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट सोचिए समझिए, एकदम दिमाग में इमेज बनना चाहिए। यहां पे P पॉइंट हो गया, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y, z, ऐसे करके वो मिल रहा होगा OP। उस OP वेक्टर को R वेक्टर मान लेते हैं, R वेक्टर छोटा नाम लिखने में, तो आप ये भी समझ सकते हैं कि ओके सर R वेक्टर इज इक्वल टू, अभी 2D में XI कैप YJ कैप है, पॉइंट यहां है, ओरिजिन से कनेक्टेड है, इस वेक्टर में पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y, z, इसका था अगर x, y, तो हम लोग क्या बोले XI कैप प्लस YJ कैप। अब उसमें बच्चों एक और ऐड हो गया, अब हाँ Z प्लस Z के कैप। अब आपको ना ये प्लस Z के कैप क्यों किए इसको समझना पड़ेगा, समझ लोगे कि हम ये दिखा दें, समझा दें, समझना। जस्ट लाइक आप रूम को, है ना, रूम को समझ लीजिएगा, ये हमारा इधर x एक्सिस, समझना, चलो हम बता ही देते हैं, राइट है, इधर ये x एक्सिस, बस याद रखना तुम लोग, क्योंकि ये हम 7, 8 में 9th में बच्चों को बता देते हैं, ये याद रखना x एक्सिस ये वाला, और इधर से जो है आपका y एक्सिस, और ये z एक्सिस खड़ा है ना, जस्ट कोई पॉइंट एकदम यहां पे खड़ा है ऊपर में, ठीक है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y, z है, ठीक। अब आपको है ना यहां से यहां तक x एक्सिस है, I कैप इसके एलोंग I कैप यूनिट वेक्टर, y एक्सिस के एलोंग j कैप यूनिट वेक्टर, और z एक्सिस दिस इज z, दिस इज z, राइट है, z एक्सिस k कैप एंड y एक्सिस j कैप हो चुका है। अब यहां पे कोई पॉइंट है, तो पहले बच्चों नीचे में एक ट्रायंगल बनेगा, नीचे में फर्श पे एक ट्रायंगल बनेगा, और उस ट्रायंगल को आप कहोगे कि सर ये जो वेक्टर है ना ऐसे ऐसे डायगोनली ऊपर में पॉइंट है, ये जो वेक्टर है सर ये वेक्टर वहां पे नीचे में पैर के पास जो खत्म हुआ है उस वेक्टर को हम लोग XI कैप प्लस YJ कैप कहेंगे। क्यों? क्योंकि x एक्सिस और y एक्सिस की बात है। अब z एक्सिस ऐड हो गया, राइट है, z एक्सिस ऐड हुआ तो आपको क्या सोचने वाली बात है, देखने वाली बात है, क्या आपको एक ट्रायंगल दिखाई दिया 3D में? बोर्ड पे नहीं दिखा सकते हम,
है ना, ऐसे यहां से देखिए ऐसे यों और यों और यों, ठीक है, जितना हाइट है h हाइट ऊपर गया। तो ये वाला वेक्टर तो आप जान चुके हो, दिस इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब उसमें बच्चों जेड के कैप, इसका डायरेक्शन ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, और इसका डायरेक्शन इधर की ओर। तो ये इधर से इधर गया और फिर ऊपर गया और फिर ऐसे नीचे आएगा। तो दिस वेक्टर इज बच्चों आपका एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, ये हम आपको बस इमेजिन करना है, बट काम की बात नोट हो गया होगा। काम की बात बस आप इतना समझ ले मेरे भाई, है ना। आप घर पे बैठो, पेन 3-4 उठा लो, उसके साथ सोचो, इमेजिन करो, फिगर बनाओ, नोट करो, है ना, ये करना। अब जैसे कि देखिए दिस इज एक्स एक्सिस, सब जानते हैं, वाई एक्सिस, एंड बच्चों ये जेड एक्सिस। फिगर में तो अपन ऐसे ही दिखाएंगे, हाँ या ना। अब आपको यह समझना पड़ेगा, एक सेकेंड, सारा मार्कर खत्म हो रहा है, नहीं पता है क्यों खत्म हो रहा है, खुला हुआ रह गया, देखना। हाँ, दिस पॉइंट इज बच्चों आपका पी पॉइंट, राइट है। इसका कोऑर्डिनेट अगर x, y, z है तो आपका ये OP वेक्टर बना, है ना। तो OP वेक्टर बना तो आप इस OP वेक्टर को क्या लिख सकते हो, एक्स आई कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। अब इसको अगर R नाम दे दिए तो ओके सर, R वेक्टर इज इक्वल टू OP वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, डन है। अब 2D बेकार किए मिटा करके, लेकिन कोई बात नहीं, आप फिर से 2D में ही समझाएंगे कि अगर बच्चों अपने पास ये P पॉइंट था तो हम आपको उसी समय पूछ लेते हैं कि O से P तक की डिस्टेंस क्या है। तो आप बोलते हैं ना सर, OP इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्यों, कैसे, पाइथागोरस, समझे कि नहीं। OP स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके। तो अगर बच्चों आपको कभी ये OP वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप दे रखा है तो इसका मैग्नीट्यूड यानी O से P तक की दूरी इज इक्वल टू अंडर रूट कॉफिशिएंट ऑफ एक्स आई प्लस कॉफिशिएंट ऑफ वाई जे के कैप, राइट है, समझ गया, बिल्कुल। और बच्चों अगर ये हम लोगों का OP वेक्टर है तो आपको अब मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर बता रहे हैं, टाइटल डाल लीजिएगा। OP वेक्टर का अगर आपका मॉड हो गया तो दिस इज सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एग्जाम्पल के तौर पे फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट टू बी एकदम मस्ट रिमेंबर बच्चों, 100% आपको याद रहना चाहिए। अगर याद नहीं रहा तो बहुत दिक्कत है। देखिए क्या याद रखना है, सबसे पहली बात, अगर कोई आपका R वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप तो इसका मॉड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट 0.1 2D में, जिसकी दायरा खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे कम पढ़ने लगेंगे। और दूसरी बात, अगर कोई बच्चों आपका हर बार आ रही क्यों, चलो P वेक्टर, अगर आपको एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है तो इसका मैग्नीट्यूड यानी कि मॉड यानी कि ओरिजिन से इसका डिस्टेंस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक एग्जाम्पल हो जाए पहले, आपको तो फील आता है एग्जाम्पल से ना, ऐसे सर कुछ भी बता दो हमको नहीं समझ, हम नहीं समझेंगे ना, यही ना। आइए एग्जाम्पल, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ
चलिए ए वेक्टर का भैया मैग्नीट्यूड बताइए, क्वेश्चन वाला अलग अलग तरीके से लिख के देगा। ऐसे भाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर या फिर डायरेक्ट ए वेक्टर, तो फाइंड मॉड ऑफ ए वेक्टर बताइए। वेरी गुड, याद पता है, यही भूल जाता है बच्चा, सब आगे बढ़ता जाता है। ये जा मॉड कैसे निकालते थे सर, समझे, मॉड कैसे निकालते थे, तो भाई इसका हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का। अब उस समय इतना दुख होगा यार, इतने दिनों से इसको पूरा वेक्टर की कहानी बता दिए और ये कह रहा है मॉडे क्या होता है, मॉडे गायब कर दिया। मॉड कहिए, मैग्नीट्यूड कहिए, मॉडुलस कहिए, आपको आना चाहिए। तो बच्चों 9 प्लस 4 प्लस 1 यानी कि 14 अंडर रूट, राइट, दिस इज योर आंसर। अंडर रूट 14 यूनिट दूर होगा। अगर ज्योमेट्रिकली भी समझिए, अगर ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस इस प्रकार से है और कोई पॉइंट अपना 3 2 1 यहां पे है, तो इससे इसकी दूरी अंडर रूट 14 यूनिट होगा। समझ गए? आइए, और अब तो शुरुआत किए हैं, कंपोनेंट आप जैसे ही जाने तब तो आपका दायरा बढ़ेगा, और जब दायरा बढ़ेगा बच्चों तब तो आप कमाल कमाल करोगे। आइए, अब जरा बताइए पी क्यू वेक्टर लिखिएगा बच्चों, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। ठीक है, आपका काम आ जाओ, देखो P पॉइंट है बच्चों, ठीक, R पॉइंट है, कोऑर्डिनेट समझिएगा x1 कॉमा y1 कॉमा z1, ठीक, और R पॉइंट x2 कॉमा y2 कॉमा z2, ठीक है। PR वेक्टर कोई बता सकता है अपने को लिख करके? PR वेक्टर और PR वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखिए। P पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 कॉमा y1 कॉमा z1, R पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 कॉमा y2 कॉमा z2। PR वेक्टर बता दो भाई, और लगे हाथ PR वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी लिख देना। बस बच्चों का खेल है, लिखना है, तुम्हारा काम और कुछ नहीं। हाँ सर, डन, वेरी गुड। क्या आप पी आर वेक्टर को वही पोजीशन वेक्टर ऑफ आर वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी वेक्टर लिखे? वेरी गुड, यही तो हम आपको याद दिलवाना चाहते थे कि x2 माइनस x1 आई कैप, आप डायरेक्ट लिखेंगे, है ना, धीरे 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 धीरे, प्लस बच्चों y2 माइनस y1 जे कैप, प्लस बच्चों z2 माइनस z1 का के कैप, राइट है। मैग्नीट्यूड तो सर अपने पास वेक्टर मिल चुका है, और वेक्टर जैसे ही मिलेगा तो उसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट, वाह वाह कमाल कर दिए, वेरी गुड। अरे मतलब यही उम्मीद बच्चों, तो हम तो इसको एकदम रॉकेट की स्पीड से लिख सकते हैं।
राइट है। आइए प्यारा प्यारा क्वेश्चन कर लेते चलते हैं ताकि आपको और कॉन्फिडेंस आता चले। कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बच्चों, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड। ये एकदम चिल्लर प्रश्न है, 1 मिनट भी अगर आप समय लगा रहे हो तो काफी लगेगा, 30 सेकेंड बच्चों। मैग्नीट्यूड ऑफ, ऐसे कोई वेक्टर हम आपको दे रहे हैं, चलो छापो भाई, एक अमाउंट बताओ। हाँ ओके, टाइपिंग मिस्टेक बताइए। मैग्नीट्यूड 1 बाई, मैग्नीट्यूड 1 बाई, बस आ गया, बताओ 1। शाबाश भाई, ए वेक्टर आपको दे रखा है तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट बड़ा सा पहले 1/√3 का होल स्क्वायर कर दिए, 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस -1/√3 का होल स्क्वायर। अरे यार समझे कि नहीं नालायको, है ना। तो एलसीएम 3, ऊपर में 1 + 1 + 1, शायद 1 ही होता है, तुम बोल रहे थे ना 1, 3 होता है, 3 से 3 कैंसिल इज इक्वल टू 1 बच्चों, है ना। अब खास बात, कौन कौन बच्चा इतना बोलने के काबिल हो गया कि सर ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, वाह शाबाश, वेरी गुड, ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। अगला अगला लिख लीजिए, अगला एक और टाइटल आपको हम पहले पढ़ा ही दें फिर आगे। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर, बड़ा इंपॉर्टेंट बात बच्चों, 3D के क्लास में पढ़ाते हैं बट पहले अभी पढ़ा देते हैं, फिर से एक बार पढ़ाएंगे, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर, कोसाइन कॉस वाला, राइट है। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर समझिएगा, 3D का बात है, 3D टॉपिक में पढ़ेंगे, 3D चैप्टर में, है ना, वहां पे एक बार और पढ़ेंगे, लेकिन अभी अपने को थोड़ा सा समझना पड़ेगा तभी आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है, इसलिए बताते हैं, समझिए। डायरेक्शन कोसाइन, कोसाइन का मतलब क्या होता है बच्चों पता है, कॉस, कॉस का, कॉस इसी का शॉर्ट फॉर्म होता था, कॉस थीटा वाला, है ना। अब आइए, अगर बच्चों अपने पास वही पुरानी बात, पता नहीं कितना बार एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस बोलेंगे, और स्पेस में कोई पॉइंट पी टंगा हुआ है, राइट है, जिसका कोऑर्डिनेट x, y, z है, ऐसे। अब खास बात बताना चाहेंगे अब की बार ध्यान से कि ये ओपी वेक्टर जो है ना आपका, वह x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, ओके, पहले समझ लीजिए, नोट हो जाएगा। और ये जो बच्चों ओपी वेक्टर है ना, यह y एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है और z एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है। ये बात आप समझे? कैसे सर अल्फा बीटा गामा 3 एंगल कैसे हो गया सर? समझे कि हम पकड़े इसको, लाओ एक पेन लाओ। ये बच्चों रेड ब्लू ब्लैक 3 मार्कर, अपना क्या है भाई, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ऐसे बीच से ओपी वेक्टर निकल रहा है बीच से। देखिए एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बन रहा है, वाई एक्सिस के साथ कुछ, जेड एक्सिस के साथ कुछ, तीनों एक ही जैसा है या अलग अलग है, जिधर झुका उधर बड़ा छोटा। तो एक एंगल को अल्फा एज्यूम किए इसीलिए, दूसरे को बीटा और तीसरे को गामा, ठीक है। अल्फा बीटा और गामा 3 वेक्टर एज्यूम कर लिए बच्चों।
अब आप में से इस वेक्टर का नाम प्यार से कर देते हैं आर वेक्टर। आप में से कौन कौन बच्चा आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप नहीं लिख सकता? सब लिख सकता है सर, है ना। अब देखिएगा, फिर से पेन की आवश्यकता फिर से पड़ेगी, एक एक्स्ट्रा रख ही लो, है ना। अब बच्चों आपको पता है, हाँ लाइए, अगर आपको पता है ऐसे, है ना, देखिएगा ध्यान से, अब मतलब खास बात हम बताने वाले हैं, क्योंकि ये इधर स्पेस में है ना, ये ठीक है। अगर इधर से रोशनी इस पे पड़ेगा, ठीक है, रोशनी इस पे पड़ेगा और इधर पर्दा लगा हुआ है, राइट है, तो ये वाला जो है प्रोजेक्शन यहां दिखेगा। अच्छा, प्रोजेक्शन हम आपको बता रहे हैं, आप समझिएगा। तो जैसे ये वाला लाइन यहां दिखेगा बच्चों, है ना, तो हम फिगर से भी दिखा देते हैं। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये वाला, यानी कि यहां पे देखिए, ये बात आप समझ रहे हैं, ये वाला जो डिस्टेंस होगा, अगर ये आपका आर वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड मॉड आर, और एंगल अगर अल्फा बना रहा है, तो क्या आप जानते हो कि यहां से यहां तक का दूरी बच्चों मॉड आर कॉस अल्फा होगा? अगर कोई बच्चा को दिक्कत है तो बोलो, हम समझा दें, ज्योमेट्री से बहुत प्यारा सा बात है, यूं समझा दें कि ये मॉड आर कॉस अल्फा। तुम नहीं समझे, बताओ कैसे जान गए हम? एक्सपीरियंस। देखो ध्यान से समझो, बच्चा वाला चीज था, ट्रिगोमेट्री का सबसे पहला दिन, क्लास 10th। ध्यान से समझो कि भाई ये है आपका हाइपोटेनस, ये है अगर आपका कोई एंगल थीटा, है ना, और ये है आपका परपेंडिकुलर, ये है आपका बेस। क्वेश्चन वाला आपको ये दे रखा है मॉड आर, ठीक है, और ये आपसे हम पूछें कि भाई ये बताओ कितना, तो हाइपोटेनस, थीटा और बेस किस ट्रिगोमेट्रिक रेशियो में आता है? कॉस थीटा में। हाँ, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो b इज इक्वल टू, बताइए, b इज इक्वल टू बाई क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो सर h कॉस थीटा, और b इज इक्वल टू सर h के जगह पे आप बोले थे मॉड r कॉस थीटा। तो ये हम यही तो बोले कि दिस इज मॉड r कॉस थीटा। अब इधर वाला, ये वाला क्या हो जाएगा बताइए? दिस डिस्टेंस इज बच्चों मॉड r कॉस एल्फा। एल्फा एंगल बन रहा है, अरे यार ठीक तो है, बीटा एंगल बन रहा है। इसके साथ इसको मिटा दे, ये अगर समझ गए तो कि आर कॉस थीटा क्यों लिखे थे। चलो अब, और यहां पे बच्चों इस पे भी तो प्रोजेक्शन पड़ेगा इसका, ये बात समझे कि नहीं? इस पे कैसे पड़ेगा सर? मत करो, इस पे कैसे पड़ेगा? देखो जेड एक्सिस पे, जब इधर लाइट का सोर्स होगा और यहां पर्दा लगा हुआ होगा तो इस पे बनेगा ये, है ना, प्रोजेक्शन। तो ये वाला क्या हो जाएगा हम लोगों का? मॉड आर कॉस गामा। टैन कहां से आ गया नालायक कहां का? हाँ, कॉस। अब देखिए, अब आप बोले थे सर एक्स एक्सिस, अब आपको दूरी पता चला, कहां का? ये वाला, दिस इज मॉड आर कॉस अल्फा, दिस इज मॉड आर कॉस बीटा, दिस इज मॉड आर कॉस गामा। अगर हम आपको बोले कि भाई ये एक्स आई कैप, एक्स के जगह पे क्या आप ये नहीं लिख सकते हो? मॉड आर कॉस अल्फा आई कैप, हाँ या ना? आई कैप, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन ले लिया ये वेक्टर, तो आई कैप लगा दिए, है ना, प्लस मॉड आर कॉस बीटा जे कैप प्लस मॉड आर कॉस, बताओ, गामा, यहां पे बीटा बच्चों गामा के कैप, राइट है। हमने आपको आर वेक्टर का दूसरा रूप दिखाया,
क्या शानदार रूप है ना। अच्छा, अब मॉड आर सर सब में तो कॉमन है ना, घर ही मत देखो, सब में कॉमन है, निकाल लेते हैं। मॉड आर डिवाइडेड बाई ऐसे आर वेक्टर अपॉन मॉड आर चलेगा, इज इक्वल टू कॉस एल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप, हाँ या ना। अब कितने बच्चों को पता है कि मॉड आर अपॉन आर वेक्टर क्या होता है, बताओ। मॉड आर अपॉन आर वेक्टर अपॉन मॉड आर, बताओ। नहीं पता है, आर कैप यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन भूल गए, दिस इज आर कैप। आर कैप बच्चों कॉस एल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप, समझे। इसको यूनिट वेक्टर बन गया सर, ये कमाल हो गया सर। इसका मतलब कि सर मॉड आर इज इक्वल टू, समझिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1, तो मॉड आर इज इक्वल टू अंडर रूट कॉफिशिएंट ऑफ आई कैप कॉस स्क्वायर एल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। बोलो क्यों, क्योंकि एक यूनिट वेक्टर है सर। और अगर प्यारा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर दें तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 नहीं हो जाएगा। सबसे शानदार बात, गजब गजब काम करेंगे बच्चों। अगर कोई वेक्टर दे दिए, अभी तो एक्स वाई जेड दिए, उस समय तो ऑब्वियस है अलग आएगा, है ना। तब आपको यह समझना होगा कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा में रिलेशन है और वह 1 के बराबर होता है, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन आपका कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा, ठीक है। अब आपको कुछ नोट करके लिख लेते हैं, इसको मिटाएंगे फिर, नोट कर लीजिए पहले, और कुछ नोट पॉइंट हम आपको लिखा दें। हो गया। अब ना बच्चों इस आर कैप को ऐसे भी लिखा जाता है, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, लिख लिए, है ना। लिखिएगा, हेयर एल एम एंड एन आर, हेयर एल एम आर डायरेक्शन कोसाइन, L इज इक्वल टू कॉस एल्फा, M इज इक्वल टू कॉस बीटा, N इज इक्वल टू कॉस गामा। पॉइंट 1 आपको याद रहना चाहिए। पॉइंट 3 भी है अपने पास, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। पूछना मत क्यों, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है बच्चों, जो आपके दिमाग में आना चाहिए, एक चीज अगर आप ध्यान दिए होंगे तो आपको पता चला होगा। अगर बच्चों कोई आर वेक्टर दिया हुआ होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इसका मतलब आप लोग समझे कि नहीं कि आई कैप के बगल में जो होता है, ध्यान देना, आई कैप के बगल में जो होता है वह क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ, है ना, प्रोजेक्शन ऑफ, प्रोजेक्शन है ना, लिखिएगा इसको एरो बना करके, प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर
दिस एक्स, या ऐसा कोई भी लिखा रहता है बच्चों, आप ये बात ना कहीं पे मतलब छोटा सा एक पॉइंट बना करके लिख लीजिएगा, दिस आर वेक्टर, दिस एक्स इज प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस एंड दिस वाई इज क्या, प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन वाई एक्सिस एंड जेड इज क्या, प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन जेड एक्सिस। ये बात लिखिए। डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो को प्यार से बच्चों डीआर बोलेंगे। डीआर डॉक्टर साहब मत बोलना, मत बोलना, डीआर बोलना, ठीक है। रेशियो बच्चों, डायरेक्शन रेशियोज, नहीं ये नहीं पढ़े होंगे, काम का बात है, पूरा चैप्टर घूमेगा इसी सब चीज पे। देखिए अब बच्चों इस प्रकार से अगर 1:2:3 दिया हुआ रहे और इसी के प्रोपोर्शनेट क्या 2:4:6, अब देखिए ना कि आपका L जो है वो cos अल्फा के बराबर है, L इज इक्वल टू कॉस अल्फा, वही चीज डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन सेम चीज है, समझिए बस, है ना, सेम चीज नहीं है, मतलब समझिए दोनों में क्या रिलेशन और क्या डिफरेंस। L इज इक्वल टू आपका कॉस अल्फा, और आपको पता है कि कॉस अल्फा का ज्यादा से ज्यादा 1 और कम से कम -1 में ही रह जाएगा। लेकिन बच्चों जब आप लिखते हो वहां पे वेक्टर आप, है ना, तो ये -1 और 1 के बीच में रहने के वजह से, है ना, हमेशा बच्चों -1 और 1 में इतना गंदा गंदा नंबर आ जाता है, जैसे 0 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग, तो उसको दूर करने के लिए लोग कहा चलो भाई 0.1, 0.2, 0.3 गंदा है, इसके बदले हम लोग 1:2:3 यूज कर लें, जस्ट इसी के प्रोपोर्शनेट, रेशियो समझते हो ना, और उसका प्रोपोर्शन, है ना, तो उसके बदले इन चीजों को लोग यूज करने लगा, वो आसान हो गया, उसको हम लोग डायरेक्शन रेशियो कहेंगे। ये बात लिख लीजिए पहले, नंबर ऑफ प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन आर नोन एज डायरेक्शन रेशियो, नंबर ऑफ प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन आर नोन एज डायरेक्शन रेशियो। ऐसे L के along L अपॉन A, M अपॉन B और N अपॉन C, ये बच्चों दिस इज DR, LMNR DC, है ना, एंड दिस इज DR, डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन को, हाँ एलिमेंट पहले बता चुके हैं ना, LMNR डायरेक्शन कोसाइन एंड ABCR डायरेक्शन रेशियो। अब जैसे अब ये जर समझ में नहीं आया, मतलब अगर कोई वेक्टर देंगे और डायरेक्शन कोसाइन पूछेंगे तो बता दोगे ना, कैसे उसका यूनिट वेक्टर निकालोगे, और जो आई कैप के बगल में होगा वो कॉमा वो कॉमा वो। लेकिन सर अगर ऐसे करके अपने पास कोई ए बी वेक्टर दे दिया, है ना, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, तो सिंपल शब्दों में बात समझो, डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, 2, 3, 4, डन। डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, तो सर डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए इसका कैप निकालना होगा, और इसके कैप के बगल में जो होगा, है ना, वो होगा हमारा डायरेक्शन कोसाइन। नहीं समझे ये बात, नहीं ना समझे, समझे। एग्जाम्पल आइए, एक क्वेश्चन करते हैं, आइए लिखिए।
राइट द डायरेक्शन रेशियो एंड राइट द डायरेक्शन रेशियो, जी हाँ, राइट द डायरेक्शन रेशियो एंड बच्चों डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर आर। इज्जत से लिख देते हैं, देख लीजिए, आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2 के कैप। बताइए डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन आना चाहिए। अगर कोई वेक्टर, पहली बात ये सब कॉमन बातें सुन लो ध्यान से कान खोल करके, अगर कोई वेक्टर दिए तो उसका मैग्नीट्यूड देख करके आंख में कैलकुलेट कर लेना। वेक्टर लिखा है ना कि मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लो, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट 2 डीआर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन डीआर है, कौन उसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा। पॉइंट 3 डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। अभी तो बेसिक में ही चल रहे हैं, अभी तो वेक्टर आया भी नहीं, अभी तो एक ही वेक्टर को बार बार लिख रहे हैं, कह रहे भाई इसका डायरेक्शन कोसाइन बताओ, इसका मैग्नीट्यूड बताओ, मॉड आर। पहले डायरेक्शन रेशियो ये हो गया बच्चों, तो लिखिए डायरेक्शन रेशियो ऑफ आर वेक्टर इज, डायरेक्शन रेशियो ऑफ आर वेक्टर बताओ ना क्या होगा, 1 कॉमा, है ना, 1 कॉमा माइनस 1 कॉमा माइनस 2। अब डायरेक्शन कोसाइन पे चलें, आ जाएं। डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन होने के लिए बताइए कॉस एल्फा। अब एंगल तो नहीं पता है भाई, लेकिन सर डायरेक्शन कोसाइन आप कॉस एल्फा को बोले थे कब, जब आर पे कैप लगाए थे। अभी आर वेक्टर है, तो आर वेक्टर है बच्चों, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए आपको आर कैप निकालना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं, ये निकालना ही पड़ेगा आर कैप। और आर कैप जब लिख लोगे और उसके बगल में आई कैप के बगल में जो होगा, जे कैप के बगल में जो होगा, के कैप के बगल में जो होगा, वो होगा तुम्हारा डायरेक्शन कोसाइन। अब समझे बात, ये लिखना पड़ेगा आर कैप निकाल। अब आर कैप निकालने के लिए मॉड आर लगे हाथ, सबसे पहले ये सब कुछ कॉमन बातें, √6 पक्का, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये हो गया बच्चों 1 + 1 + 4 √6 मॉड आर। आइए आर वेक्टर अपॉन मॉड आर इज इक्वल टू आर कैप। अब जो बगल में लिखाएगा ना, दिस आर डायरेक्शन कोसाइन। ओके, तो बच्चों देखिए 1/√6 आई कैप माइनस 1/√6 जे कैप माइनस 2/√6 के कैप। तो डायरेक्शन कोसाइन आर, यहां पे तो डायरेक्शन रेशियो लिख लिए। अब लिखते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू 1/√6 कॉमा 1 माइनस 1/√6 कॉमा माइनस 2/√6, याद रखना। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए वही पुरानी बात, हंसते मुस्कुराते और सबसे खास जो सबसे ज्यादा भूलते हो तुम लोग, पढ़ते रहिए। ठीक है।